स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इन्हें प्रलेखों के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। बी, संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। या डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इन्हें प्रलेखों के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। मूल कर्तव्यों के संबंध में विकल्प ए गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय इन्हें प्रभावी बनाने के लिए रिट या प्रलेख नहीं निकाल सकता। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा बढ़ाई गई है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए भी न्यायालय द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की स्थापना कब हुई थी? ए, वर्ष 1895, बी, वर्ष 1947, सी, वर्ष 1960 या डी, वर्ष 1971। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 1895। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। CII एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी, उद्योग आधारित और उद्योग प्रबंधित संगठन है। यह सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का कार्य करता है। 1895 में स्थापित भारत के प्रमुख व्यापार संघ के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों से SME और MNC सहित लगभग 9000 सदस्य हैं तथा इसमें लगभग 265 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उद्योग निकायों के 3 लाख से अधिक उद्यमों की अप्रत्यक्ष सदस्यता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू की गई थी? ए, वर्ष 2015, बी, वर्ष 2016, सी, वर्ष 2017 या डी, वर्ष 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2016। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरी ग्रामीण भारत के लिए आवास की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ावा देना है। चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इससे पहले PM आवास योजना को इंदिरा आवास योजना यानी IAY के नाम से जाना जाता था, जिसे साल 1985 में शुरू किया गया था। इसी योजना को साल 2015 में बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाता है, जिसके पास खुद का पक्का घर नहीं है। उन्हें घर बनाने या कच्चे घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 1.30 लाख रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ए, वर्ष 2020, बी, वर्ष 2021, सी, वर्ष 2022 या डी, वर्ष 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2021। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने नवंबर 2021 में ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी COP26 के 26वें सत्र में वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की अपने लक्ष्य की घोषणा की थी। चलिए अब जानते हैं शुद्ध शून्य लक्ष्य के बारे में। इसे कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा, बल्कि ऐसा देश जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होगी। इसके अलावा वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है, जबकि वातावरण से गैसों को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता होती है। 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य तक यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है। अगला प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी EMRS योजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए, 1997 से 98, बी, 1994, सी, 2000, डी, 1985। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1997 से 98। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को।
EMRS की शुरुआत वर्ष 1997 से 98 में दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, ताकि वे उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा का लाभ उठा सके और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सके। वर्ष 2022 से 50% से अधिक ST आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS होगा। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समान होंगे और उनमें खेल एवं कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। EMR स्कूल CBSE पाठ्यक्रम का पालन करता है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 से 19 में EMRS योजना के पुनरुद्धार को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? A. राष्ट्रपति द्वारा, B. प्रधानमंत्री द्वारा, C. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा या D. संसद द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. राष्ट्रपति द्वारा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संघ और राज्यों के बीच वित्त के वितरण की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष पर गठित किए जाने वाले संवैधानिक निकाय है। यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। यह सार्वजनिक वित्त, शासन और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे राजकोषीय समेकन, ऋण प्रबंधन, स्थानीय निकाय, आपदा राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय वितरण, सांख्यिकी प्रणाली आदि पर मार्गदर्शन एवं सलाह भी प्रदान करता है। इसने केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय स्वायत्तता, समानता एवं दक्षता को बढ़ाने के साथ ही देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? A. अनुच्छेद 74, B. अनुच्छेद 75, C. अनुच्छेद 76 या D. अनुच्छेद 77? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. अनुच्छेद 75। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति द्वारा होने वाले प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग कर सकता है? A. राष्ट्रपति, B. प्रधानमंत्री, C. भारत के मुख्य न्यायाधीश, D. लोकसभा अध्यक्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग करने का अधिकार है। चलिए अब जानते हैं लोकसभा यानी लोगों का सदन के बारे में। यह निचला सदन, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन है और समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संरचना, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को भी नामित किया था, लेकिन 95वें संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? A. राष्ट्रपति द्वारा, B. प्रधानमंत्री द्वारा, C. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या D. संसद द्वारा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।